एक छोटे से समुद्र तटीय गांव में, जहां हरे भरे पहाड़ों से घिरी नीली समुद्र की लहरें थिरकती थीं, वहां रहता था एक छोटा लड़का किम नमवू। नमवू 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा उदासीनता थी, जैसे वह दुनिया से कटा हुआ हो। हर सुबह जब सूरज समुद्र के किनारे से उगता था, नमवू अपनी छोटी खिड़की से बाहर देखता और सोचता, काश आज कुछ नया और रोमांचक हो। लेकिन हर दिन एक जैसा ही था। समुद्र की लहरें, चिड़ियों की चहचहाहट और उसका एकांत। गांव के बच्चे खेलते कूदते थे, लेकिन नमवू अक्सर अलग रहता। वह समुद्र के किनारे बैठकर पत्थरों को पानी में उछालता और गिनता कि कौन सा पत्थर सबसे ज्यादा छलांग लगाता है। कभी-कभी वह एक पुरानी डायरी में ड्राइंग बनाता, रहस्यमय द्वीपों, उड़ने वाली मछलियों और बात करने वाले जानवरों के बारे में। नमवू, उसकी दादी बुलाती, नाश्ता तैयार है। नमवू मुस्कुराकर भीतर चला जाता, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या जीवन केवल इतना ही है? क्या कोई जादू नहीं है? एक दिन नमवू का सबसे अच्छा दोस्त जूनहो उसे बताने आया। नमवू, मैं सियोल जा रहा हूँ। वहां मेरा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है। नमवू का चेहरा उदास हो गया। तुम कब वापस आओगे? शायद साल भर बाद, जूनहो ने कहा। जब जूनहो रेलवे स्टेशन पर विदा लेने वाला था, तो नमवू ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिया, जिस पर उसने 2 छोटे लड़कों को हाथ मिलाए हुए बनाया था। याद रखना, हम हमेशा साथ हैं, भले ही हम अलग हों। जूनहो ने गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें हर दिन फोन करूंगा। ट्रेन के चले जाने के बाद नमवू खुद को और अधिक अकेला महसूस करने लगा। उसका एकमात्र दोस्त अब दूर था और उसे लगा कि उसकी दुनिया और भी खाली हो गई है। नमवू के घर में उसकी माँ और दादी रहती थीं। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और तब से उसकी माँ एक दूरी बनाए हुए थीं। वह हमेशा काम में व्यस्त रहतीं और जब भी घर आतीं तो थकी हुई होतीं। माँ, क्या आज आप मेरे साथ समुद्र तट पर चलेंगी? नमवू ने एक दिन पूछा। बेटा, आज मुझे बहुत काम है, कल चलेंगे, उसकी माँ ने कहा, बिना उसे देखे। लेकिन कल कभी नहीं आता था। दूसरी ओर उसकी दादी बीमार थीं, लेकिन वह हमेशा नमवू के लिए समय निकालतीं। वह उसे कहानियां सुनातीं, जादुई दुनियाओं के बारे में बतातीं और उसे सिखातीं कि कैसे रंगीन कागज से क्रेन बनाए। दादी, आप ठीक हो जाओगी ना? नमवू ने एक दिन पूछा, जब वह देख रहा था कि उसकी दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरे छोटे राजकुमार, दादी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम मेरे पास हो, मैं हमेशा ठीक रहूंगी। लेकिन नमवू जानता था कि उसकी दादी बीमार हैं और यह उसे डराता था। वह अपने आप को और अधिक अकेला महसूस करने लगा, जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे टूट रही हो। एक दिन जब नमवू बाजार घूम रहा था, तो उसकी नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक बोर्ड था, जिस पर लिखा था, श्री चोई की अद्भुत चीज़ें। दुकान छोटी थी, लेकिन खिड़की में कई अजीब व गरीब चीज़ें रखी थीं। पुरानी घड़ियाँ, रंग बिरंगे पत्थर और कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नमवू पहले कभी नहीं देखा था। उसकी नज़र एक छोटे से मार्बल पर पड़ी, जो धीरे धीरे चमक रहा था। यह सामान्य मार्बल जैसा नहीं था। इसके अंदर एक रहस्यमयी नीली रोशनी थी, जैसे कि इसमें एक छोटा सा ब्रह्मांड कैद हो। यह क्या है? नमवू ने दुकानदार से पूछा। श्री चोई, एक बूढ़े आदमी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ मुस्कुराए। ये, मेरे छोटे दोस्त, कोई साधारण मार्बल नहीं है। यह एक जादुई मार्बल है। कहा जाता है कि यह उस व्यक्ति को दिखाता है जो इसे सबसे ज्यादा चाहता है। नमवू की आंखें चमक उठीं। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? श्री चोई ने सोचा, यह मार्बल केवल उसे ही चुनता है जिसका दिल साफ हो। तुम इसे रख सकते हो, लेकिन याद रखना, जादू हमेशा एक कीमत पर आता है। नमवू ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और श्री चोई को दिए। जैसे ही उसने मार्बल अपने हाथ में लिया, उसने महसूस किया कि यह गर्म है और इसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। घर जाते समय वह बार बार मार्बल को देखता रहा। क्या यह सच में जादुई था? क्या यह उसे वह दिखा सकता था जो वह सबसे ज्यादा चाहता था? अगले दिन नमवू ने अपनी दादी से गांव के बारे में पूछा। दादी, क्या यहाँ कोई रहस्यमयी जगह है? दादी मुस्कुराईं। गांव के उत्तर में एक पुराना लाइट हाउस है। वह कई सालों से उपयोग में नहीं है। लोग कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। नमवू की आंखें चमक उठीं। क्या मैं वहां जा सकता हूं? बेटा,
वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लाइट हाउस पुराना है और टूटा हुआ है, दादी ने चिंतित होकर कहा। लेकिन नम्बू का मन बन चुका था। अगली सुबह उसने अपना बैग पैक किया, कुछ खाना, पानी और उसका जादुई मार्बल। वह गांव से बाहर निकला और उत्तर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने रंग बिरंगे फूलों वाले मैदानों को पार किया, छोटी नदियों को पार किया और घने जंगलों से गुजरा। आखिरकार वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जहां एक लंबा सफेद लाइट हाउस खड़ा था। लाइट हाउस पुराना और उपेक्षित था। उसकी दीवारों पर पेंट उतर रहा था और कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं, लेकिन फिर भी इसमें एक रहस्यमयी सुंदरता थी। नम्बू ने दरवाज़ा धक्का दिया और वह आसानी से खुल गया। अंदर सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। वह धीरे से चढ़ा, हर कदम पर लकड़ी की आवाज़ करते हुए। जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो उसने एक बड़ा कमरा देखा, जिसके केंद्र में एक विशाल लेंस था। कमरे के चारों ओर खिड़कियां थीं, जिनसे समुद्र और आसमान का शानदार दृश्य दिख रहा था। नम्बू ने अपना जादुई मार्बल निकाला और इसे लेंस के सामने रखा। अचानक मार्बल और अधिक चमकने लगा और उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही नम्बू ने मार्बल को लेंस के सामने रखा, अजीब बातें होने लगीं। मार्बल से निकलने वाली रोशनी ने लेंस को घेर लिया और अचानक कमरे के बीच में एक रहस्यमयी द्वार बन गया। यह कोई सामान्य दरवाज़ा नहीं था। यह चमकदार, पारदर्शी और तरल जैसा दिखता था, जैसे कि पानी और प्रकाश का मिश्रण हो। द्वार के पीछे नम्बू ने एक अद्भुत दुनिया देखी। उड़ते हुए द्वीप, बात करने वाले जानवर और आसमान में तैरते हुए रंग-बिरंगे मछलियां। वाह! नम्बू ने आश्चर्य से कहा, क्या यह वह जादुई दुनिया है जिसके बारे में दादी ने कहा था? वह डरा भी था और उत्साहित भी। क्या उसे इस द्वार से गुजरना चाहिए? क्या यह सुरक्षित होगा? लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा ताकतवर थी। उसने गहरी सांस ली और मार्बल को अपनी जेब में रखा। फिर वह धीरे से द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार को पार किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह पानी से गुजर रहा हो। एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया और फिर वह एक नई दुनिया में था। आसमान गुलाबी और बैंगनी रंग का था और उसमें कई छोटे-छोटे सूरज तैर रहे थे। पेड़ों के पत्ते चमकदार थे और जब हवा चलती तो वे संगीत की तरह बजते। जमीन नरम थी, जैसे कि बादलों पर चलना हो। नम्बू ने आसपास देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये वही था जो वह हमेशा सपना देखता था, एक जादुई रहस्यमयी दुनिया जहां सब कुछ संभव था। नम्बू इस नई दुनिया में घूम रहा था, तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई गा रहा हो। वह आवाज़ की ओर बढ़ा और एक झील के किनारे पहुंचा, जिसका पानी चमकदार और पारदर्शी था। झील के बीच में एक लड़की तैर रही थी, लेकिन यह कोई सामान्य तैराकी नहीं थी। वह हवा में तैर रही थी, जैसे कि पानी में। उसके लंबे चांदी के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी पोशाक चमकदार और रंग-बिरंगी थी, जैसे कि इंद्रधनुष से बनी हो। नम्बू चकित रह गया। तुम कौन हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे कि तारे। मैं मारी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज़ संगीत जैसी मीठी थी। और तुम यहाँ कैसे आए? मैं नम्बू हूं, उसने कहा। मैंने एक जादुई मार्बल से एक दरवाज़ा खोला और यहाँ आ गया। मारी मुस्कुराई और हवा में तैरकर उसके पास आई। ओह, तो तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। मेरा इंतज़ार? नम्बू ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन हम तो पहली बार मिल रहे हैं, मारी ने हंसते हुए कहा। इस दुनिया में समय अलग तरह से चलता है। कभी-कभी हम लोगों से पहले ही मिल जाते हैं, भले ही वे हमें नहीं जानते। नम्बू समझ नहीं पाया, लेकिन उसे मारी की बातें अच्छी लगीं। वह उसके साथ महसूस कर रहा था, जैसे वह हमेशा से उसे जानता हो। क्या तुम मुझे इस दुनिया के बारे में दिखा सकती हो? नम्बू ने पूछा। मारी ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ कौन से रहस्य छिपे हैं। और इस तरह नम्बू और मारी की दोस्ती शुरू हुई। मारी ने नम्बू को इस जादुई दुनिया का दौरा कराया। वे उड़ते हुए द्वीपों पर गए, जहाँ पक्षी रंग-बिरंगे गीत गाते थे। वे बात करने वाले जानवरों से मिले, जो उन्हें रहस्यमयी कहानियाँ सुनाते थे। एक दिन वे एक विशाल बगीचे में पहुँचे, जहाँ फूल गाते और नाचते थे। यह संगीत का बगीचा है, मारी ने बताया। यहाँ हर फूल अपना गीत गाता है।
नम्बू ने एक लाल फूल को सुना जो प्यार के बारे में गा रहा था, और एक नीले फूल को जो समुद्र की कहानी सुना रहा था। वह मंत्रमुग्ध हो गया। एक अन्य दिन वे एक जंगल में गए जहां पेड़ों की शाखाओं पर सितारे टंगे हुए थे। यह इच्छाओं का जंगल है, मारी ने कहा। अगर तुम किसी सितारे को छूते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। नम्बू ने एक सितारे को छुआ और उसने कल्पना की कि उसकी दादी ठीक हो जाए। अचानक सितारा चमका और गायब हो गया। क्या हुआ? नम्बू ने पूछा। तुमने एक इच्छा मांगी, मारी ने बताया। अब हमें देखना होगा कि यह तुम्हारी दुनिया में कैसे सच होती है। वे एक नदी के किनारे पहुंचे जिसका पानी ऊपर की ओर बह रहा था। यह समय की नदी है, मारी ने समझाया। यह हमें भविष्य और अतीत दिखा सकती है। नम्बू ने पानी में झांका और उसने अपने आप को एक बड़ा लड़का देखा जो सियोल में जून हो से मिल रहा था। फिर उसने अपनी दादी को देखा जो स्वस्थ और खुश थीं। क्या यह सच होगा? नम्बू ने पूछा। भविष्य कोई नहीं जानता, मारी ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे बदल सकते हो। हर दिन नम्बू इस जादुई दुनिया में नए नए रोमांच का अनुभव करता। वह मारी के साथ खेलता, हंसता और सीखता, और धीरे धीरे वह अपनी अकेलेपन को भूलने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नम्बू को लगने लगा कि वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। कभी कभी वह जादुई दुनिया में होते हुए भी अपनी असली दुनिया की बातें सुनता, और कभी कभी असली दुनिया में होते हुए भी वह जादुई दुनिया की चीजें देखता। एक दिन जब वह मारी के साथ उड़ते हुए द्वीप पर था तो अचानक उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, नम्बू, खाना तैयार है। वह चौंक गया। क्या तुमने सुना? मारी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन नम्बू को पता था कि उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी थी। क्या वह वापस अपनी दुनिया में जा रहा था? एक अन्य दिन जब वह अपनी दादी के साथ बैठा था तो अचानक उसने मारी को हवा में तैरते हुए देखा। वह झटके से उठा और खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या हुआ बेटा? उसकी दादी ने पूछा। कुछ नहीं दादी, नम्बू ने कहा, लेकिन उसका मन घबराया हुआ था। क्या वह पागल हो रहा था? वह अपने जादुई मार्बल को बार बार देखता। क्या यह वास्तव में जादुई था या सब कुछ उसकी कल्पना थी? एक दिन जब वह लाइट हाउस गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद था। उसने कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। क्या जादुई दुनिया गायब हो गई थी? नम्बू निराश हो गया। क्या वह कभी भी मारी से फिर से नहीं मिल पाएगा? क्या वह कभी भी उस जादुई दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा? लेकिन फिर उसने अपनी जेब में मार्बल महसूस किया और उसे एक आशा की चमक मिली। शायद जादुई दुनिया कभी भी पूरी तरह से नहीं जाती। शायद यह हमेशा हमारे साथ रहती है अगर हम उसे देखना जानते हों। एक दिन जब नम्बू जादुई दुनिया में था तो मारी ने उससे पूछा, नम्बू, तुम क्यों उदास रहते हो? नम्बू चौंक गया। मैं उदास क्यों रहूंगा? क्योंकि तुम अकेले महसूस करते हो, मारी ने कहा। तुम्हारा दोस्त चला गया है, तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करती और तुम्हारी दादी बीमार है। तुम डरते हो कि सब कुछ बदल रहा है और तुम इस बदलाव को रोक नहीं सकते। नम्बू की आंखें भर आईं। हाँ, मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मारी ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम मुझे न देख सको, लेकिन तुम केवल मेरी कल्पना में हो। नम्बू ने रोते हुए कहा, जब मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊंगा तो तुम गायब हो जाओगी। मारी ने उसे गले लगाया। नम्बू, तुम्हें समझना होगा कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। तुम्हारा दोस्त चला गया है, लेकिन वह तुम्हें भूल नहीं गया है। तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करती, लेकिन वह तुमसे प्यार करती है। तुम्हारी दादी बीमार है, लेकिन वह तुम्हारे प्यार से मजबूत हैं। नम्बू ने सोचा, क्या मारी सच बोल रही थी? क्या वह वास्तव में अकेला नहीं था? तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, मारी ने कहा। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा और उन्हें जानना होगा। केवल तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। नम्बू ने गहरी सांस ली। शायद मारी सही कह रही थी। शायद उसे अपने डर का सामना करना था और अपनी भावनाओं को समझना था। अगले दिन मारी ने नम्बू को एक विशेष जगह पर ले गई, एक बगीचा जहां हर फूल एक अलग अवस्था में था। कुछ खिल रहे थे, कुछ मुरझा रहे थे और कुछ झड़ रहे थे। यह बदलाव का बगीचा है, मारी ने बताया। यहाँ हर फूल जीवन के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है।
नमवू ने फूलों को देखा। क्या यह दुखद नहीं है कि वे मुरझा जाते हैं? नहीं, मारी ने कहा, क्योंकि जब वे मुरझाते हैं तो वे बीज छोड़ते हैं और उन बीजों से नए फूल उगते हैं। यह जीवन का चक्र है। नमवू ने सोचा, क्या जीवन भी ऐसा ही है? क्या जब कुछ खत्म होता है तो कुछ नया शुरू होता है? तुम्हारा दोस्त चला गया है, मारी ने कहा, लेकिन तुम्हें नए दोस्त बनाने होंगे। तुम्हारी दादी बीमार हैं, लेकिन तुम्हें उनके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करती, लेकिन शायद वह भी दुखी है और तुम्हें उसे समझना चाहिए। नमवू ने महसूस किया कि उसके दिल में एक बोझ हल्का हो रहा है। शायद बदलाव इतना डरावना नहीं है। शायद यह जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। मैं कोशिश करूंगा, नमवू ने कहा। मैं बदलाव को स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। मारी मुस्कुराई। यही तो बात है। याद रखना नमवू, बदलाव हमेशा अच्छा होता है। कभी-कभी हमें बस इसे देखना होता है। उस दिन के बाद नमवू ने बदलाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, उसने अपनी दादी के साथ अधिक समय बिताया और उसने नए दोस्त बनाने की कोशिश की। और धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि वह अधिक खुश हो रहा है। शायद बदलाव इतना बुरा नहीं है। शायद यह एक नई शुरुआत है। एक दिन मारी ने नमवू को एक झील पर ले गई, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। यह आत्मज्ञान की झील है, मारी ने बताया। जो भी इसमें झांकता है वह अपने असली आप को देखता है। नमवू ने झील में झांका और उसने खुद को देखा, लेकिन यह कोई सामान्य प्रतिबिंब नहीं था। उसने खुद को एक बहादुर लड़के के रूप में देखा, जो डर का सामना कर रहा था, एक दयालु लड़के के रूप में जो दूसरों की मदद कर रहा था, और एक मजबूत लड़के के रूप में जो बदलाव को स्वीकार कर रहा था। क्या यह मैं हूं? नमवू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यह तुम हो, मारी ने कहा। तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे, लेकिन तुमने खुद को नहीं देखा था। नमवू ने सोचा, क्या वह वास्तव में बहादुर, दयालु और मजबूत था? क्या वह अपने असली आप को नहीं जानता था? तुम्हें खुद को समझना होगा, मारी ने कहा। तुम्हें अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानना होगा। केवल तभी तुम खुद से प्यार कर सकते हो। नमवू ने फिर से झील में झांका और इस बार उसने खुद को एक नए रूप में देखा, एक लड़के के रूप में जो खुद को समझ रहा था और खुद से प्यार कर रहा था। मैं समझ गया, नमवू ने कहा। मुझे खुद को स्वीकार करना होगा जैसा मैं हूं। मारी मुस्कुराई। बिल्कुल, और जब तुम खुद से प्यार करोगे तो दूसरे भी तुमसे प्यार करेंगे। उस दिन के बाद नमवू ने खुद को बेहतर ढंग से समझना शुरू कर दिया। उसने अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचाना और उसने खुद को स्वीकार किया जैसा वह था। और धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि वह अधिक आत्मविश्वासी हो रहा है। शायद खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक दिन मारी ने नमवू से कहा, नमवू, तुम्हें अब वापस अपनी दुनिया में जाना चाहिए। नमवू चौंक गया। क्यों? क्या मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? तुम मुझे हमेशा देख सकोगे, मारी ने कहा, लेकिन अब तुम्हें वापस जाना होगा क्योंकि तुमने वह सब कुछ सीख लिया है जो तुम्हें सीखना था। नमवू ने सोचा, क्या वह वास्तव में सब कुछ सीख चुका था? क्या वह अब तैयार था? लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगा, नमवू ने कहा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, मारी ने कहा। और जब भी तुम्हें मुझे याद आएगा तो बस अपने जादुई मार्बल को देखना और मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कि तुम कितने मजबूत हो। नमवू ने गले लगाया। धन्यवाद, मारी। धन्यवाद कि तुमने मुझे सिखाया कि कैसे डर का सामना करना है, कैसे बदलाव को स्वीकार करना है और कैसे खुद को समझना है। तुम्हें खुद का धन्यवाद देना चाहिए, मारी ने कहा, क्योंकि तुमने खुद ही सब कुछ सीखा। मैंने बस तुम्हें मार्ग दिखाया। नमवू ने अपना जादुई मार्बल निकाला और मारी ने उसे एक रहस्यमयी दरवाजे की ओर इशारा किया। यह तुम्हें वापस ले जाएगा। नमवू ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा पार किया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और फिर वह लाइट हाउस में वापस था। उसने अपनी जेब में मार्बल महसूस किया और मुस्कुराया। वह वापस आ गया था, लेकिन वह वही नमवू नहीं था जो वह पहले था। वह एक नए ज्ञान और समझ के साथ वापस आया था। जब नमवू घर वापस आया तो उसने अपनी माँ को देखा, जो काम में व्यस्त थीं। इस बार उसने सोचा कि मारी ने क्या कहा था। शायद वह भी दुखी है और तुम्हें उसे समझना चाहिए।
माँ, नम्बू ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसकी माँ ने उसे आश्चर्य से देखा। हाँ बेटा, क्या बात है? मैं जानता हूं कि आप काम में व्यस्त रहती हैं और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, नम्बू ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। उसकी माँ की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम्हें अकेला महसूस होने दे रही थी। मैं तुम्हें खोने का डर रही थी, जैसे मैंने तुम्हारे पिता को खोया था। नम्बू ने अपनी माँ को गले लगाया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उस दिन के बाद नम्बू और उसकी माँ ने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वे साथ में खाना बनाते, साथ में फिल्में देखते और साथ में समुद्र तट पर घूमते। फिर नम्बू ने अपनी दादी के साथ अधिक समय बिताया। वह उन्हें कहानियाँ सुनाता, उनके लिए गाना गाता और उनकी देखभाल करता। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी दादी मजबूत हो रही हैं। एक दिन जब नम्बू समुद्र तट पर था तो उसने कुछ बच्चों को खेलते देखा। इस बार उसने सोचा कि मारी ने क्या कहा था, तुम्हें नए दोस्त बनाने होंगे। वह उनके पास गया और पूछा, क्या मैं तुम्हें साथ खेल सकता हूँ? बच्चों ने मुस्कुराकर हाँ कहा और जल्द ही नम्बू उनके साथ खेल रहा था। वह नए दोस्त बना रहा था और वह अधिक खुश महसूस कर रहा था। और जब भी वह उदास महसूस करता तो वह अपना जादुई मार्बल निकालता और मारी को याद करता कि वह कितनी मजबूत है। कुछ महीने बाद नम्बू का जीवन बदल चुका था। वह अब उदास और अकेला नहीं था। उसकी माँ अब उसके साथ अधिक समय बिताती थीं, उसकी दादी स्वस्थ हो रही थीं और उसके नए दोस्त थे। एक दिन जब वह लाइट हाउस गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा फिर से खुला था। वह अंदर गया और शीर्ष पर पहुंचा। वहां उसने एक रहस्यमयी दरवाज़ा देखा, जैसा कि पहले था। क्या वह फिर से जादुई दुनिया में जा सकता था? क्या वह फिर से मारी से मिल सकता था? नम्बू ने सोचा, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि वह जाने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी दुनिया में खुश था और वह जानता था कि मारी हमेशा उसके दिल में रहेगी। वह मुस्कुराया और वापस चला गया। जब वह घर वापस आया तो उसने अपनी माँ और दादी को एक साथ बैठे देखा। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। नम्बू ने महसूस किया कि उसका परिवार फिर से एकजुट हो रहा है। नम्बू, उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा एक पत्र आया है। नम्बू ने पत्र खोला और देखा कि यह जून हो से था। जून हो ने लिखा था कि वह सियोल में अच्छा कर रहा है और वह जल्द ही मिलने आएगा। नम्बू मुस्कुराया। वह जानता था कि जब जून हो वापस आएगा तो वह एक नए नम्बू से मिलेगा, एक बहादुर, दयालु और मजबूत नम्बू से, जो डर का सामना करना जानता है, बदलाव को स्वीकार करना जानता है और खुद को समझना जानता है। और जब भी वह अपने जादुई मार्बल को देखता तो वह मारी को याद करता और महसूस करता कि वह हमेशा उसके साथ है। नम्बू ने समुद्र की ओर देखा और महसूस किया कि जीवन एक सुंदर सफ़र है, जिसमें कई रोमांच, कई चुनौतियाँ और कई खुशियाँ हैं, और वह तैयार था इस सफ़र का आनंद लेने के लिए। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले बदलाव और चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। नम्बू की कहानी हमें दर्शाती है कि जब हम अकेलेपन और परिवर्तन का अनुभव करते हैं तो हमारी अपनी कल्पना और आंतरिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी सहायक हो सकती है। यह कहानी यह भी संदेश देती है कि सच्ची दोस्ती, पारिवारिक रिश्ते और स्वयं को समझना हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे नम्बू ने मारी के माध्यम से अपने भीतर के डर का सामना किया और बदलाव को स्वीकार करना सीखा, वैसे ही हमें भी जीवन की हर अवस्था को समझना चाहिए और उसमें छिपे सबकों सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमारे अंदर छिपी क्षमता को बाहर लाता है।